रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क गए यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए, और जब फ्रांस के प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे थे तब इन्होंने स्पीच देते समय पीएम मोदी की एक सर्टेन स्टेटमेंट का मेंशन किया और ये कहा कि पीएम मोदी ने जब पुतिन के सामने बैठकर कहा था कि आज का जो ज़माना है या आज का जो एरा है ये युद्ध का नहीं है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी और यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर ये आर्टिकल है, पीएम मोदी वाज राइट व्हेन ही सेड दिस इज नॉट टाइम फॉर वॉर, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एट यूनाइटेड नेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट कंट्री हमारे देश के पीएम की स्टेटमेंट को कोट कर रहा है रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करते समय। इससे आपको यह भी पता चलता है कि भारत का इन्फ्लुएंस पूरी की पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इमैनुअल मैक्रोन सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके, इन्होंने आगे यहाँ पर कहा है कि देखिए आज के समय ये जो बात चल रही है ये ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज रसिया पे अटैक करना चाहती है या फिर रसिया रिवेंज चाहता है। दुनिया भर में काफ़ी देश नुकसान फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। तो अब टाइम आ चुका है, सारे ईगो सारे प्राइड को हमको एक साइड किनारे रख देना चाहिए और अभी के लिए ये जो वॉर चल रहा है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर आगे इन्होंने ये भी कहा कि वो कंट्री जो अभी के लिए बिल्कुल साइलेंट बैठी हैं, फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज हैं कुछ इसके बारे में कुछ ज़रा बोल नहीं रही हैं वॉर के बारे में, जो कंट्रीज बिल्कुल साइलेंट बैठी हैं वो इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। और ये सारी स्टेटमेंट इमैनुअल मैक्रों की उस टाइम पर आई है जब कुछ ही घंटों पहले न्यूज आई है कि पुतिन ने मैक्रों की कॉल उठाने से मना कर दिया है और व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द रसिया में कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस सारे टॉपिक को। नाउ मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि पिछले 1 से लेकर 1.5 दिन से लोग ये वेट कर रहे हैं कि जो पुतिन है वो कब वो पूरी दुनिया को पूरे देश को एड्रेस करेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं रिगार्डिंग रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर। नाउ ये अनाउंसमेंट क्या होगी, क्या पुतिन सडनली वॉर रोक देंगे और उसके चांस बहुत कम है, क्या ये कुछ बड़े स्ट्राइक की बात करेंगे यूक्रेन के विरुद्ध, क्या ये मोबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि 18 से लेकर 26-30 साल के आसपास जो भी मेल हैं रसिया में वो चाहें या ना चाहें ज़बरदस्ती उनको आर्मी में डाल दिया जाएगा और रशियन संविधान के हिसाब से उन पे एक कानून लागू कर दिया जाएगा कि देश के लिए अगर वो यूक्रेन के सामने सरेंडर करते हैं तो उनको 10 साल की सज़ा होगी। ऑफ कोर्स 10 साल की सज़ा तभी होगी जब रशियन आर्मी वापस वो एरिया कैप्चर करती है और वो सोल्जर रसिया की कस्टडी में आ जाएगा। ये बात चल रही है और हो सकता है कि पुतिन ऐसा करे, मगर पुतिन बार बार अपना जो ये स्पीच है इसको टालते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रसिया पर पुतिन का जो कंट्रोल है ये धीरे धीरे इनके हाथ से फिसल रहा है। तो रीजन जानने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 2 में जाना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के साथ क्या हुआ था। 1944 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी। हिटलर ने एक साथ कई कंट्रीज पर वॉर डिक्लेयर कर दी, फ्रांस कब्जा लिया, पोलैंड कब्जा लिया, नाजी जर्मनी फैल चुका था, फिर यूएसएसआर पर भी अटैक कर दिया, यूएसए से भी दुश्मनी है, उसके अलावा जर्मनी यूके को भी बॉम्ब कर रहा था। तो कई जनरल जो जर्मन जनरल थे उन्होंने ये समझ लिया कि हिटलर जर्मनी को विनाश की तरफ लेकर जा रहा है और एक दिन आएगा जब जर्मनी पर भी बॉम्बिंग होगी, जो एक्चुअली हुई भी थी। जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 2 हारा तो आपको पता है क्या हुआ, जर्मनी का बंटवारा कर दिया गया, जर्मनी पर कई बॉम्बिंग करी गई। तो हिटलर के अंडर इनके जो बहुत सारे जनरल थे इन्होंने ये बात समझ ली और इन्होंने ये प्लान बनाया कि चलो हिटलर को मार देते हैं और इस प्लान का नाम था ऑपरेशन वेलकायरी। जी हाँ,
इसके बारे में आप पढ़ोगे। प्रॉपर ऑपरेशन था वॉन स्टॉफनबर्ग का, जो एक आर्मी जनरल थे हिटलर के अंडर में। इन्होंने आर्मी के बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर कोशिश करी कि हिटलर को कैसे भी करके बॉम्ब ब्लास्ट से मार दिया जाए, मगर ये प्लान फेल कर गया और उसके बाद वॉन स्टॉफनबर्ग को भी मार दिया गया। इस टॉपिक पर बाय द वे टॉम क्रूज की एक मूवी भी है जिसका नाम है वालकायरी, और इस मूवी के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के समय जो रशिया में न्यूज आ रही है उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि ये वालकायरी 2.0 है। रसिया में कभी भी तख्तापलट हो सकता है, मिलिट्री के लोग पुतिन को हटा सकते हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि पुतिन तो लगातार ऑर्डर दे रहे हैं, इन दी एंड ग्राउंड पर जो रशियन सोल्जर्स हैं ये मारे जा रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक काफ़ी दुखद भी है रसिया के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है जो रसिया ने कब्जा हुआ था ये भी इनको छोड़ना पड़ा। तो अब तो जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रेमिया जो है इसको हम वापस देंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे जेलेंस्की ने कसम खाई है कि क्रेमिया को ये रसिया से वापस लेंगे, जबकि क्रेमिया को रसिया ने कब्जाया था 2013 में। और इतना ही नहीं है, इवन टर्की जैसे देश भी मौका देखकर रसिया पर और प्रेशर डाल रहे हैं कि रसिया को अब फाइनली हार मान लेनी चाहिए, क्रेमिया वापस जो उसके राइटफुल ओनर हैं, मतलब कि यूक्रेन, इनको वापस क्रेमिया रसिया के द्वारा सौंप दिया जाना चाहिए। अब आप सोच कर देखो ये रसिया के लिए कितना बड़ा डिजास्टर होगा कि इनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है, इन पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, और अब ये जो एरिया इन्होंने कई सालों पहले कब्जाया हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ क्रेमिया की, ये भी रसिया के हाथों निकल सकता है। तो अगेन पुतिन की तरफ रसियन मिलिट्री का ही गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब पुतिन पर है कि ये कैसे रसिया की इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं और पावर में बने रहते हैं। और कई रिपोर्ट्स यहाँ पर यह भी पब्लिश हुई हैं कि सिंस व्लादिमीर पुतिन एक तख्ता पलट की तरफ देख रहे हैं आज के समय में क्रेमलिन में, तो डेस्परेशन में आके ना, एक बार को टेंशन में आके हो सकता है कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर दें। बाइडन ने ऑलरेडी इस पर कमेंट कर दी है। इन्होंने बार बार मीडिया के सामने कहा था रसिया को, डोंट डू इट, डू नॉट डू इट, न्यूक्लियर स्ट्राइक मत यूज कर देना, न्यूक्लियर स्ट्राइक मत यूज कर देना यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि इससे बात बहुत ही ज़्यादा दूर चली जाएगी। अब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जेन्युइनली यूरोप में पीस चाहते हैं। यूएसए का मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ उनको कोई मतलब नहीं है, उनका कॉन्टिनेंट अलग है, वो यूरोप से काफ़ी दूर बैठे हैं, उनकी कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है लगातार, उनकी कंपनीज के जो वेपन्स हैं वो दे रही हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट ये वेपन्स दे रही हैं यूक्रेन को। तो ओवरऑल जो यूएस की कंपनीज हैं, खासकर डिफेंस के सेक्टर में जो यूएस की कंपनीज हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस युद्ध से। मगर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इमैनुअल मैक्रोन जेन्युइनली चाहते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर थम जाए, यूरोप में पीस कायम हो, क्योंकि उनको एक ये भी डर है कि रसिया को और खासकर पुतिन को इतना पीछे ना ढके दिया जाए, जिससे उनको एक बार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़े कि एक बार को रसिया न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर। और आज से 3 महीने पहले इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था रसिया को ज़्यादा ह्यूमिलिएट मत करना, उनकी जो इज्जत है, मतलब जो उनकी पगड़ी है वो मत उछाल देना, क्योंकि उसके बाद आदमी फिर अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसलिए पीएम मोदी के जो स्टेटमेंट है ये मैटर करती है। हमने ये नहीं कहा कि रसिया गलत कर रहा है, रसिया को हार मान लेनी चाहिए या क्रेमिया वापस कर दो। हमने वो शरारती जो स्टेटमेंट है वो नहीं दी। हमने कैटेगोरिकली कहा कि
अभी के लिए युद्ध बंद कर दीजिए, बैठो यूक्रेन के साथ, बस एंड द वॉर वॉर। अब रशिया इसके जवाब में ये कहता है कि जो यूक्रेन है वो भी तो नहीं मान रहा। यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, अभी हमारे पास वेपन्स हैं, मोमेंटम हमारे साथ है, हम वापस लेंगे अपनी ज़मीन को। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, मगर मेन अथॉरिटी रसिया के पास है। मगर रसिया चाहे कि अभी रसिया ये वॉर रोक सकता है। डिफेंसिव स्टांस लेकर इनके पास जो ज़मीन है वो अपने पास रखें, यूक्रेन अपना शांत हो जाए और एक बार को हम डिप्लोमेटिकली पीसफुली जो ये प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करें। और इसलिए ना सिर्फ फ्रांस, इवन यूएसए ने भी कहा है कि बहुत ही वेलकम स्टेटमेंट है बाय पीएम नरेंद्र मोदी। और ये क्लियर मैसेज है पुतिन को कि अब ये वॉर जो है इसको यहीं पर रोक दें, नहीं तो इससे दुनिया को काफ़ी ज़्यादा मेजर लॉसेस झेलने पड़ेंगे नियर द फ्यूचर। और इस सारे इवेंट को या इन सारे इवेंट को अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का जो स्टेचर है एज एन इंटरनेशनल पावर ये लगातार बढ़ा है। कंट्रीज भारत की तरफ देखती हैं, हमारी स्टेटमेंट क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है।